Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my channel Vidya World. Today's topic is vital villages, thriving towns, खुशहाल गांव तथा समृद्ध शहरें from class 6th history. So let's begin the chapter. The first topic is iron tools and agriculture. हमारा आज का जो टॉपिक है वह है लोहे के बने हुए औजार तथा कृषि. We often take the use of iron for granted today. थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. लोहे के बने हुए वस्तुएं हमारे प्रतिदिन का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जैसे कि हम किचन में जब भी काम करते हैं तो लोहे या स्टील के बने हुए बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग करने के लिए, या फिर खाना खाने के लिए भी जिन बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रायः स्टील के बने होते हैं. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. सबकॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप में आयरन का इस्तेमाल लगभग 3000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. और मेगालिथिक बरियल से हमें लोहे के बने हुए औजार तथा हथियारों का एक बहुत ही बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है. वी ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द मेगालिथिक बरियल्स. ये मेगालिथिक बरियल्स जो थे इसके अंदर लोगों के मृत व्यक्तियों के डेड बॉडी को दफनाया जाता था और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था, जिनमें से आयरन टूल्स और वेपन्स भी थे. लोहे के बने हुए औजार और हथियार भी थे. इन लोगों को दफनाने के साथ खाने पीने की वस्तुएं तथा ज्वेलरी, बहुत सारी वस्तुओं को दफनाया जाता था. अराउंड 2500 ईयर्स अगो देर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग केस ऑफ आयरन टूल्स. 2500 साल पहले आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, इस बात के साक्ष्य मिले हैं. These included axes for clearing forest and the iron plowshare. और इन आयरन के औजार या लोहे के बने हुए औजारों में एक्सेस थे तथा आयरन प्लाउशेयर लोहे के बने हुए हल होते थे. एक्सेस का इस्तेमाल फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए या जंगलों को साफ करने के लिए किया जाता था, जबकि प्लाउशेयर का इस्तेमाल कृषि कार्यों के प्रोडक्शन के लिए किया जाता था, फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन. और कृषि कार्य के उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो अन्य स्टेप्स लिए गए थे वो. नाउ अबाउट द इरिगेशन. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस. किंग्स और किंगडम्स जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था विलेजेस के सपोर्ट या सहयोग के बिना. While new tools and the system of transplantation increased production. ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो नए औजार तथा सिस्टम का विकास हुआ इसने प्रोडक्शन को बढ़ाया. इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड. और सिंचाई का भी इस्तेमाल किया जाने लगा. इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. इस पीरियड में इरिगेशन या सिंचाई के लिए कैनाल्स, नहर, कुएं, टैंक्स और बहुत सारे कृत्रिम लेक्स का निर्माण किया गया सिंचाई कार्य को बढ़ाने के लिए. हियर वी कैन सी दैट सम ऑफ द पिक्चर ऑफ द आयरन टूल्स. दिस इज द हियर वी कैन सी दिस इज द एक्स और हियर टोंग्स एंड दिस वन इज द सिकल. ये जो है ये आयरन टूल्स है. ये सभी हमें प्राप्त हुए हैं कुछ साइट्स से. द नेक्स्ट टॉपिक इज हु लिव्ड इन द विलेजेज. गांव में कौन लोग रहते थे. देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेज इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप के ज़्यादातर गांव में
3 अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर known as vellar. So here it is mentioned that in the Tamil region 3 kinds of the people were living. So the first kind of the people is known as vellar. They were the large land owners. तो यहाँ यह तमिल के संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ 3 तरह के लोग रहा करते थे। जैसे कि एक वेलार है, ये वेलार जो थे वो बहुत बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होते थे या ज़मींदार होते थे। ऑर्डिनरी प्लामेन वर नोन एज वजाहुआर, और जो साधारण किसान थे उन्हें वजहुआर के नाम से जाने जाते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ द पीपल वर द लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कड़ईसियार एंड अडाइमी। और जो तीसरे तरह के लोग गाँव में रहते थे वो थे भूमिहीन मजदूर, जिसके अंतर्गत स्लेव्स या गुलाम भी आते थे, और ये लोग कड़ईसियार या अडाइमी के नाम से जाने जाते थे। सो हियर वी सॉ द 3 काइंड्स ऑफ द पीपल वर लिविंग इन द तमिल रीजन। यहाँ हमने देखा कि 3 तरह के लोग तमिल रीजन में रहते थे। द फर्स्ट वर नोन एज द वेलार, दे वेयर द लैंड ओनर्स। जो पहले प्रकार के व्यक्ति थे उन्हें वेलार कहते थे, और ये लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। एंड द सेकेंड काइंड ऑफ द पीपल वर द ऑर्डिनरी प्लावरमैन, ये साधारण किसान होते थे और इन्हें उजहुआर के नाम से जानते थे। एंड द थर्ड काइंड ऑफ द पीपल वर द लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स एंड नोन एज अ कड़ईसियार एंड अडाइमी। और तीसरे तरह के जो लोग थे वह भूमिहीन मजदूर थे, जिसमें स्लेव्स भी शामिल थे, और इन्हें कड़ईसियार या अडाइमी कहते थे। व्हाट अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट? सो इन द नॉर्दर्न पार्ट of the country the village headman was known as the ग्राम भोजिका। भारत के उत्तरी भाग में या उत्तरी महाद्वीप में विलेज हेडमैन को ग्राम भोजिका के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस, और सामान्यतः एक ही परिवार का कोई पुरुष सदस्य इस पद को पीढ़ियों से होल्ड करता था या इस पद पर पीढ़ियों से पदस्थापित था। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि यह जो पोस्ट था यह आनुवांशिक था। दैट मीन्स फादर आफ्टर द फादर हिज सन विल बी होल्ड द पोजीशन, एंड आफ्टर हिज सन हिज ग्रैंडसन विल होल्ड पोजीशन एंड सो ऑन। जैसे कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पौत्र, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता था। द ग्राम भोजिका वाज ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर। जनरली he had slaves and hired workers to cultivate the land। और ये जो ग्राम भोजिका होता था वो सबसे बड़ा ज़मींदार भी होता था, तथा वह स्लैब से गुलाम और कुछ अलग से मजदूरों को हायर करता था अपने ज़मीन पे कार्य करने के लिए या खेती कार्य के लिए। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेज। और इसके अलावा वह बहुत शक्तिशाली था, जिसके कारण किंग उसका चयन गांव से करों को वसूलने के लिए भी करता था। अर्थात ग्राम भोजिका ही गांव से कर वसूलने का काम करता था। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। और कभी कभी वह जज तथा कभी कभी पुलिसमैन का भी कार्य करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजिका देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज। ग्राम भोजिका के अतिरिक्त नॉर्दर्न पार्ट में दूसरे तरह के भी किसान थे। इन स्वतंत्र किसानों को गृहपतिज कहते थे। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। इनमें से ज़्यादातर छोटे छोटे ज़मीन के मालिक थे या छोटे ज़मींदार थे। And then there were men and women such as the Dasa, Karamkara, who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others। और तीसरे तरह के व्यक्तियों में वो स्त्री और पुरुष आते थे जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी या जो वो कर्मकारा या दासा के नाम से जाने जाते थे।
और ये अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे के ज़मीनों पर कार्य करते थे। In most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी लोग गांव में रहते थे जिनमें से क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ लोहे के काम करने वाले, पॉटर घड़ा बनाने वाले, कारपेंटर जिसे कि हम जो कि वुड का कार्य करते हैं, लकड़ियों का कार्य करते हैं, एंड वीवर कपड़ा बुनने वाले। सो हियर यू सॉ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री 3 kinds of the people were living. The first was the headman, second Gripatis, and the third was the Karamkara or the Dasa. Headman was more powerful than the others. तो यहाँ हमने देखा कि उत्तरी भाग में 3 तरह के लोग रहा करते थे। जो सबसे पहला था वह विलेज हेडमैन या गांव का मुखिया या गांव का प्रधान होता था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। दूसरे तरह के व्यक्तियों में थे गृहपतिज या स्मॉल लैंड ओनर्स, और तीसरे तरह के जो स्त्री पुरुष थे वो थे दास या दासी या जिन्हें कर्मकारा भी बोलते हैं, जो दूसरे के खेतों पे कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर गांव में कुछ कलाकार टाइप के लोग भी थे जिनमें कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, सो प्रारंभिक का तमिल कंपोजिशन या तमिल रचना। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. तो तमिल में लिखे गए कुछ आरंभिक रचना जो थे उसे संगम लिटरेचर कहा गया है, और इसकी रचना 2300 वर्ष पहले की गई थी। These texts were called संगम। इन रचना को संगम कहा गया है बिकॉज दे वेर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स दैट वर होल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। इसे संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कवियों के एक असेंबली ने इसकी रचना की एक साथ मिलकर, जो कि मदुरई में आयोजित की गई थी। यही कारण है कि इसे संगम लिटरेचर कहा जाता है। सो दिस असेंबली इट वाज नोन एज द संगम। ये जो संगम कवियों का ये जो असेंबली था इसे संगम कहा गया था, और इन सभी कवियों ने एक साथ मिलकर इसकी रचना की और इसको कंपाइल किया। That's why it is known as the Sangam literature. The Tamil terms mentioned above are found in Sangam literature. और ये जो तमिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये सब पहली बार संगम लिटरेचर में ही किया गया है, या संगम लिटरेचर में ही इसे यह पाया गया है। So thanks for watching my videos.